नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है वो कश्मीरी पंडितों के लिए लगातार नर्क बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार वहां टारगेट किलिंग की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई जवाब देगा कि धरती के स्वर्ग पर आतंकी हमला कब तक कश्मीरी पंडितों को मारता रहेगा? क्या कोई जवाब देगा कि क्यों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग करके शिकार बनाया जा रहा है? क्या कोई जवाब देगा कि कश्मीरी पंडित कब तक यूं ही जान देता रहेगा? क्या कोई जवाब देगा कि आतंक का खौफनाक रक्त चरित्र क्या कभी रुक भी पाएगा या नहीं रुक पाएगा? क्या हर हत्या के बाद यह कह देना कि आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा और फिर चुन चुनकर आतंकी कश्मीरी पंडितों को, गैर कश्मीरियों को मारते हैं? कोई जवाब देगा कि यह कब तक चलेगा? क्या कश्मीरी पंडित सिर्फ आतंक से ज्यादा सियासत का शिकार हो रहे हैं? बीते 26 दिनों में 10 से ज्यादा गैर कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कोई बताएगा कि जो अभी हो रहा है और जो अभी वहां मौजूद हैं, उनमें से कोई और आतंक की भेंट नहीं चढ़ पाएगा? क्या कोई इसकी गारंटी लेता है? जो कश्मीरी पंडित वहां हैं, उनकी भी जान जा रही है, तो फिर कश्मीरी पंडितों को बसाने वाले क्या ये बताएंगे कि उनको आतंकियों से कौन बचाएगा? क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडित सिर्फ मरने के लिए जिंदा है? जब तक आतंकियों की गोली उनके सीने को छलनी ना कर दे, तब तक सांसों का सहारा है। क्या कश्मीर में वो हवा कभी बहेगी जिसमें अमन हो, शांति हो, कश्मीरी पंडित सुरक्षित हो? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या ये पलायन पार्ट 2 की शुरुआत है, जिसमें जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में अभी भी बच गए हैं, या तो वो कश्मीर छोड़ देंगे या फिर उनको मरने को तैयार हो जाना चाहिए। आज बात इसी मुद्दे पर। आज इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको एक लेटर दिखाते हैं। वो लेटर है 13 अप्रैल का। उसमें क्या लिखा है और किसने लिखा है, जरा इसको देखिए। ये दरअसल वो लेटर जिसमें लिखा हुआ है दिस इज अ फाइनल वार्निंग, लीव कश्मीर और गेट किल्ड। इसको लिखा है लश्कर-ए-इस्लाम की तरफ से। इसे विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई, 13 अप्रैल को यह लेटर सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट किया था। फर्स्ट इंडिया इसकी आधिकारिक पुष्टि कुछ नहीं करता कि ये सही है या गलत है, फैब्रिकेटेड है या असली है, लेकिन सवाल यह है कि 13 अप्रैल को यह लेटर ट्वीट किया गया था और उसके बाद कई ऑफिशियल अकाउंट से इसको ट्वीट किया गया, कई अखबारों में पब्लिश हुआ, कई न्यूज चैनल के अंदर, मीडिया के अंदर इसके ऊपर डिबेट हुई। और जो पहली लाइन है दिस इज अ फाइनल वार्निंग, लीव कश्मीर और गेट किल्ड, इसके आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 13 अप्रैल को जब यह लेटर जारी किया गया और जिसमें साफ साफ टारगेट किलिंग के लिए कहा गया है, आपको याद होगा 1990 के दौरान भी ऐसे ही कहा गया था, या तो कश्मीर को छोड़ दीजिए या मरने को तैयार हो जाइए। एक बार फिर वैसा ही लेटर 13 अप्रैल को जारी किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि इस लेटर के आने के बाद कश्मीर में क्या हुआ है। बीते एक महीने में क्या हुआ है, जरा देखिए। 7 मई को पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन की हत्या कर दी गई। बीते 26 दिन का आंकड़ा, इसमें 27वां दिन और काउंट कर लीजिए, 2 हत्याएं और हो चुकी हैं। 9 मई को शोपिया में एक नागरिक की मौत हो गई, गोली मार दी गई। एक जवान समेत 3 लोग घायल हुए जिनका इलाज हुआ। लेकिन 12 मई को कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की गोली मारकर हत्या। बड़गांव की चडूरा में राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा 17 मई को बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। 52 साल के रंजीत सिंह की मौत हो गई, 3 लोग इस दौरान घायल हुए। 24 मई को पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा हमले में 7 साल की बेटी भी घायल हुई थी। वहीं 25 मई को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की घर में घुसकर टारगेट किलिंग की गई। 31 मई को कुलगांव में हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या की गई और 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार पर दिन दहाड़े आतंकियों की फायरिंग वहां हुई और उसकी जान चली गई। और कल एक प्रवासी मजदूर शिकार हो गया। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में टारगेट किलिंग रुकेगी या नहीं रुकेगी? जो वहां इस वक्त मौजूद हैं
क्या उनको कोई सुरक्षा दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी। पंकज मीणा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही सर, बड़ी जोर शोर से 2014 में कहा था कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसा देंगे। अरे सर, बसाना छोड़िए, जो वहां बच गए हैं उनको जिंदा भी रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे? विजेंद्र जी, अभी पिछले जो दिनों लगभग 1 महीने का पीरियड माने जो घटनाएं हो रही है जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको ये सब स्थिति नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी चूक जरूर हुई है। परंतु अगर हम आप जो 2014 से बात करते हैं तो 2014 के बाद का लगातार जो आंकड़ा देखें और ख़ासकर जब अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद की जो स्थिति देखें तो कश्मीरी जो आतंकवाद की घटना है, आंकड़े हमारे पास में है, कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आतंकियों ने लगभग ये स्थिति हो गई है कि आतंकियों का भी अब मन बन चुका है कि अब कश्मीर छोड़ना है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है, एक बार तेज़ी से जलता है। तो लगभग ये वही पोजीशन है कि वहाँ आतंकवाद बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति पे है और उससे पहले दिया बुझने से पहले एक बार तेज़ी से जल रहा है। परंतु हमको इसका कारण भी जानना चाहिए। लेकिन इस फड़फड़ाते दिए में कितनों की जानू क्या होती दी जाएगी सर? आंकड़ा ये भी बता दीजिए, फड़फड़ाने से पहले कितने कश्मीरी पंडितों को जान से मार देंगे? बिल्कुल, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही वहाँ से कही कि भाई दुर्भाग्यपूर्ण है और ये रुकना चाहिए और रुकेगा भी। देखिए, कल मनोज सिन्हा जी जो माननीय राज्यपाल हैं वहाँ के, उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग ली और आज माननीय होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी भी एक हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं और उसके बाद लगातार सरकार का एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि जैसे 90 से पहले हुआ करता था कि सरकार आंख मूंद के सोती थी, वो हर दिन हत्याएं हो रही है, आप कह रहे हैं एक्टिव है? मुझे तो वहां सिर्फ आतंकवादी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो मैं ये हर दिन हत्याएं हो रही हैं सर। मैं ये समझता हूं कि एक सप्ताह के आप तारीखें गिन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कितनी हत्याएं हुई हैं। नहीं, बिल्कुल आंकड़े आपके पास भी है, मेरे पास भी है, परंतु मैं ये समझता हूं कि अगले 2-3 दिन के अंदर ही जो अभी ये स्थिति जो अभी हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है और सरकार जितनी सख्ती से इसके ऊपर फैसले कर रही है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर ये घटनाएं तो पूरी तरह से रुक जाएंगी। मुझे बताइए, 13 अप्रैल का जो लेटर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन सच्चाई है उसके बाद घटनाएं बढ़ी हैं। जो वहां मौजूद थे उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? आज ये हालत हो गई कि वो पलायन को मजबूर हैं, वो अपने बैग को वापस पैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर छोड़कर हम जा रहे हैं। आप बसाने की बात कर रहे हो, जो वहां बसे उनको रोकिए तो सही पहले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बसाने की बात कर रहे हैं और बसाने का मैं समझता हूँ एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये भी जरूर चर्चा होनी चाहिए कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। अभी आपको सबको ध्यान में है, वहाँ पे धारा 370 हटने के बाद में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, परिसीमन के रिपोर्ट्स आई, उसके बाद में वहाँ के जो एक आतंकवाद को पोषण देने वाले लोग थे, उनको लगा कि भाई हमारी दुकानदारी तो बंद हो जाएगी, बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भाई हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। जिनका आतंकवाद से ही अपना व्यापार चलता था, उन लोगों को ये डर बैठा कि भैया अब ये परिसीमन के लागू हो जाएगा और परिसीमन होने के बाद जब नए सिरे से चुनाव होंगे तो कश्मीर बिल्कुल पूरी तरह से शांति की राह पे चल पड़ेगा और उसी से पंकज मीणा जी, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आप ये कहेंगे उन नेताओं का भरण पोषण आतंकवाद से होता था तो सबको टेरर फंडिंग के मामले में अंदर डालिए ना। डाला ना, क्यों खुलेआम घूम रहे हैं? वो डाला ना हमने। वो यासीन मलिक जो बरसों से भटक रहा था, बरसों से जो आराम से क्या नाम है सत्ता के गलियारों में घूम रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, विदेश यात्राएं कर रहा था, वो यासीन मलिक हमने डाला ना जेल में। उससे कश्मीरी पंडित बच गए। वो बिट्टा कराटे जिससे कश्मीरी पंडित बच गए सर, वो बिट्टा कराटे आप देखिए, आश्चर्य देखिए, 30 साल बाद उसके ऊपर एफआईआर होती है। खुलेआम गोलियां चल रही हैं। कराटे जिसने नरसंहार किया था उसके ऊपर एफआईआर नहीं थी, अब 30 साल बाद उसके ऊपर एफआईआर होती है। ये सब मोदी सरकार के अंदर ही संभव था, वरना हम जानते अच्छे से कि वो 90 का दशक सबने देखा है। क्या संभव है कि हर दिन कश्मीरी पंडितों को मारा जाए, हर दिन मारा जाए? नहीं, बिल्कुल, ये अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही आप उसका प्रभाव दिखेगा। कश्मीर मामलों के जानकार हैं महाराज शाह जी। मैं कश्मीर को आपसे ज्यादा नहीं जानता, कश्मीरियत को भी नहीं जानता सर, लेकिन राजस्थान में बैठकर दर्द हो रहा है मुझे जब मैं हर दिन पढ़ता हूं कि कश्मीरी पंडित को मार दिया गया है, टारगेट किलिंग की गई है सर, और वो वहां से वापस आने को तैयार है। हम तो ये सोच रहे थे कि वहां वापस बसाया जाएगा, वो जो बचे हुए हैं वो भी वापस आने की तैयारी में। कारण बताइए सर, क्यों चुन चुन कर मारा जा रहा है? सबसे
सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जी फिर किन से पूछते हैं? आप देखिए ना, ये एक राष्ट्रीय समस्या है। 96% वहां मुस्लिम रहते हैं। उन्होंने तय किया है कि वो किसी को यहां आने नहीं देंगे। उन्होंने ये 90 में तय किया और 1980 में तय किया। ये एक बहुत बड़ी इस्लामिक क्रांति वहां चल रही है, जिसको भारत को सबको एक साथ मिलकर सबको मतलब फाइट आउट करना चाहिए। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, ये वो सब कुछ मत ढूंढिए। और जिस तरीके से आप इसमें भाईचारा ढूंढ रहे हैं वो गलत बात है। आप प्रॉब्लम को पहचानिए, प्रॉब्लम क्या है। जी। और सारी चैनलों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए। तो सर फिर तो आप ये कह रहे हैं कि वहां तो फिर सर ये कह रहे हैं आप कि वहां तो कश्मीरी पंडितों को बसाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बसाने के लिए वो फिर शिकार करेंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि फिर वहां तो एक जंग छेड़ देनी चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए जी, उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले गलती जो है इस स्कीम की जो है वो कांग्रेस की है। 2008 में ऐसा हाफ हार्टेड एक स्कीम लाया गया जिसको रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित बोला गया। इट वाज नॉट रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित। इन्होंने क्या समझा कि इनके बच्चे जो है 3-4 हजार लोग वहां पे क्या नाम हम अपॉइंट करेंगे, फिर उनको 2-4 कॉलोनीज में रखेंगे वल्नरेबली, और फिर वो वहां से मुंह उनको उसी में करना है, उसी पॉपुलेशन में जाना है जहां से वो जेनोसाइड का विक्टिम होके आए हैं। जी, अंडरस्टैंड इट। और ये पॉलिसी जो है ये घातक थी, ये सबसे बड़ी गलत पॉलिसी। इसके बाद वहां पे बच्चों को भेजा गया और उनसे ऐसा प्रपत्र लिया गया, एफिडेविट लिया गया, जो कि जिसको देख के तो ह्यूमैनिटी शर्मसार होगी। उनसे लिखवाया गया कि आप किसी भी हालत में, चाहे आपको कोई मारे काटे कुछ करे, आप यहां कश्मीर छोड़ के नहीं जाओगे। ये उनसे एफिडेविट, ये इनह्यूमैनिटी जो है ये सरकारों की और विभिन्न सरकारों की, ये एक पहली दफा थोड़ी चल रही है हमारे साथ। अगर आपको कश्मीरी पंडित को वहां सेटल करना है तो जो कश्मीर का पंडित कहता है उस तरीके से सेटल करो। पहले तो आप जेनोसाइड का बिल पास करो पार्लियामेंट में। जेनोसाइड जो हुआ है, जो जाति संहार कश्मीरी पंडितों का हुआ है, उसका बिल पास करो, उसके कारण ढूंढो, उसके जो अपराधी है उनको सजाएं दे दो। लेकिन महाराज शाह जी, क्या उससे जो हर दिन वहां टारगेट किलिंग हो रही है वो वर्तमान स्थिति में रुक जाएगी? एब्सोल्युटली, क्योंकि आतंकवाद का जवाब जो है एक सुदृढ़ सुनिश्चित पॉलिसी है, हाफ हार्टेड पैच वर्क नहीं है। ये पैच वर्क कर रहा है, हर कोई अपना दिन निकाल रहा है वहां पे। जी। इस तरीके से कोई समस्या हल नहीं होगी। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि वहां एक बहुत बड़ी टाउनशिप की जरूरत है, एक सिटी की जरूरत है, चंडीगढ़ जैसी सिटी की जरूरत है कश्मीरी पंडितों के लिए, जो सेल्फ सस्टेनिंग होगी, जिसमें सारी चीजें पंडितों के आदि, और वो उसको चलाएंगे उस सिटी को। और उसमें जो नेशनलिस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स है, जो हमारे वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो वहां की पुलिस है, जो हमारा साथ देती है, वो हमारे साथ बसेंगे उसमें। We are not criminal. We are not telling you any criminal thing. We are telling you the practical thing. आप उन सारी फोर्सेस को आइसोलेट कीजिए उस आबादी से। सर मैं आज ये जानना चाह रहा हूं कि जो वहां लगातार टारगेट किलिंग हो रही है उसको वर्तमान स्थिति में कैसे रोका जाए? वर्तमान स्थिति में उसको सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे देश के फोर्सेस ही रोक सकते हैं, जो एजेंसीज है वही रोक सकती है। लेकिन ये बार बार उभर के आएंगे जब तक आप इसको, अगर आपको कश्मीरी पंडित को वहां जी कश्मीरी पंडित निकले हैं, वहां पे आप सैकड़ों की तादाद में, हंड्रेड्स की तादाद में अलग अलग छोटी छोटी मतलब ये बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसमें उनको रख रहे हैं और गेटेड कॉलोनीज बना रहे हैं। और उनको वहां गेटेड कॉलोनी से बाहर निकलना है, उनको उन्हीं ऑफिस में काम करना है जहां पे साथ में मतलब बाकी लोग भी हैं और उनकी सारी मूवमेंट वॉच है। जब आप इसका निवारण करेंगे और परमानेंट हल करेंगे जेनोसाइड बिल पास करके, और कश्मीर को समझेंगे कि इसकी जो दवा है वो क्या है, आप वहां पे इसमें मत जाइए। आप देखो एक चैनल आज क्या बोल रहा था, एक चैनल बोल रहा था कि हमको बोल रहे हैं गैर कश्मीरी यहां से निकल रहे हैं। हम गैर कश्मीरी हैं
और बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल, जी, क्योंकि उसका कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो उसी तबके से है, उसका एडिटर जो है वो उसी तबके से है। हम गैर कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हम 5000 साल से वहां पे मतलब बाशिंदे हैं। वी आर द एबॉरिजिनल्स ऑफ कश्मीर। लेकिन सर इस कठोर सत्य को भी तो आप मानेंगे कि वर्तमान स्थिति में वहां जिनका दबदबा है उनका दबदबा है। आप ये भी मानेंगे कि टारगेट किलिंग हो रही है। आप ये भी मानेंगे कि आज की तारीख में कश्मीरी पंडित वहां ना के बराबर हैं, उल्टा अल्पसंख्यक हो गए हैं और अभी भी वो टारगेट हो रहे हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। अरुण शर्मा जी, कश्मीर को कब तक यूं ही जलते देखते रहेंगे? देखिए विजेंद्र, ये है तो बहुत दर्दनाक कहानी कश्मीर की, और ये काफ़ी पुराने जख्म हैं जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। इसको एक तो बहुत ईमानदारी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है, इसमें राजनीति से ऊपर उठने की ज़रूरत है। इसको एक संकीर्ण नज़रिए से जब तक हम देखते रहेंगे, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आपने गौर किया होगा कि मरने वालों में ठीक ठाक संख्या, ये लीपापोती करते हैं। देखिए आप ये लीपापोती करते हैं। महाराज जी, बात आपने रख दी, मुझे भी रखने दीजिए। नहीं, आप ये मत बोलिए हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, सरासर वही मामला है। क्योंकि वो लोग जो है वो इस्लाम के नाम पे क्रांति कर रहे हैं, वहां पे इस्लाम के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं। देखिए बात उसको लीपापोती मत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लीपापोती की बात नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है आइदर वे। आप 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसके बाद इन्होंने भी तमाम घोषणाएं की, कश्मीरी पंडितों के दर्द के इनने जिक्र किए, उनको बसाने की बात की। अभी भी आपने जिक्र किया है कि 2001 में एक कैंपेन सा चला के कुछ हजार पंडितों को वहां बसाया गया। अब जो मारे जा रहे हैं ये वही पंडित हैं जो उस समय बसाए गए थे। आप खुद भी मान रहे हैं इसको। देखिए, कोई सी भी हम मान रहे हैं। हमने इस वक्त विरोध किया था कि इस तरीके से आइसोलेटेड मैनर में आप हमको नहीं ले जाए वहां। 2008 में, एक में नहीं, 1 में नहीं, 2008 में। देखिए 2008 में प्राइम मिनिस्टर स्कीम आई थी, उसी को पीएम पैकेज स्कीम बोलते हैं। जी महाराज जी, 6000 उसमें देखिए आपको मैं स्टेट का बताऊंगा रवैया क्या है। जो स्टेट विच इज कंप्लीटली इस्लाम आप बोलते हैं ना कि आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। आपको आपकी ही मिसाल में जवाब दूंगा। भारत सरकार ने, कांग्रेस ने 6000 पोस्ट वहां पे किए थे रिकमेंड। सेंट्रल के 3000 थे और 3000 स्टेट गवर्नमेंट के थे। 3000 सेंट्रल के वहां पे नियुक्त किए गए। उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको सिक्योर्ड एकोमोडेशन दी जाएगी 6000 को, लेकिन जो स्टेट को 3000 और करने थे अपॉइंट, वो बीजेपी के आने तक उन्होंने नहीं किए। फिर बीजेपी के आने के बाद वो 3000 और हो गए हैं, लेकिन वहां पे उनके पास प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है। वो लोग जो है मुस्लिम के घरों में रहते हैं, वहां पे वो किराए पे रहते हैं, मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं। और वहां पे देखिए फंडामेंटलिज्म है, वहां पे फंडामेंटलिज्म जो है, वहां पे जो जिस तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ रिलीजन किया गया है, जैसे लोगों को कन्विंस किया गया है कि हिंदू ही दुश्मन है तुम्हारा और उसी को भगाना है, उसी को मारना है, वो कम्युनलिज्म नहीं है तो और क्या है। और जब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सिर्फ सरकार को कोसती है, आतंकवादियों पे खामोश रहती है, आतंकवादियों के खिलाफ लोगों को फाइट करने को नहीं बोलते हैं, और जब कांग्रेस ऐसा करती है कि सिर्फ सरकार को कोसती है, और ये सरकार की जिम्मेदारी खाली नहीं है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया टू सेव कश्मीर जी। और 1990 में भी यही किया गया, एक दूसरे के। लेकिन सर बार बार सवाल तो वही खड़ा हो रहा है ना, अगर आप खुद ये मान रहे हैं कि वहां समझाया जा रहा है कि हिंदू आपका दुश्मन है, हिंदू काफिर है, हिंदू को बसने मत दीजिए, उनको जान से मारिए या उनको यहां से भगा दीजिए, तो ऐसी सूरत में वहां बसाया जाए कैसे, और जो बसे हैं उनको सुरक्षित रखा कैसे जाए? सवाल तो यही है। मैं विजेंद्र फिर कह रहा हूं, मैंने तब भी जिक्र किया था, जो वहां का नेशनलिस्ट मुस्लिम एलिमेंट है जी, उसको जो है किसी ने एनकरेज नहीं किया जी। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस ने एनकरेज किया उनको? हम उन लोगों को जानते हैं अच्छे से, उन लोगों को किसी ने एनकरेज नहीं किया है।
उनको तो कोड़ियों के भाव बेचते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी। जी, पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट थिंग हैपनिंग इन कश्मीर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जाने जा रहे हैं दरअसल आतंकवादियों की गोलियों से नहीं, ये सियासतदानों की बोलियों की वजह से जा रही है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज एन इंटरेस्ट इन कश्मीर। एक बात वो है, जी। दूसरी बात यह है कि इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ रिलीजियस जो लीडर्स हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान लेकिन अरुण शर्मा जी, ट्रेंड करने अरुण के लिए। शर्मा जी, जब जान जाती है ना सर, तो उस परिवार को पता चलता है कि उसने क्या खोया। यहां बैठकर बहुत आसान हो जाता है कहना कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हर दिन ये हो रहा है, क्यों कांग्रेस सपोर्ट में नहीं कि हाँ वहां कश्मीरियों को बसाना है, सुरक्षित माहौल देना है। जो कश्मीर की कांग्रेस है वो यहां सपोर्ट में आकर खड़ी हो, क्यों नहीं होता ये सब कुछ? देखिए विजेंद्र, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आसान होता है किसी भी ऐसी स्थिति में रहना जहां रोज मौत मंडरा रही हो। 91 से ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में इसलिए मानता हूं विजेंद्र इसको, उस समय घोषित आतंकवादी ग्रुप्स थे, उनके पास AK-47 और तमाम हथियार थे। जी। जो नया ट्रेंड है उसमें देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, पिछले कुछ महीनों और सालों में आतंकवादियों को साफ करने में कुछ मदद और जीत जरूर मिली है सिक्योरिटी को, लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिए आज भी जो वो छोटे छोटे कैंपों में ये पंडित परिवार रह रहे हैं, मौत के आगे सबको डर लगता है। वो बाहर जाना चाहते हैं, मुझे बताइए, वो बाहर जाना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। शर्मा जी, क्यों कैंपों में रह रहे हैं वो? उनको रोका जा रहा है। अरे सर, कैंपों में क्यों रह रहे हैं बताइए मुझे, क्यों रह रहे हैं वो? आउट ऑफ इनसिक्योरिटी नेचुरली, और सरकार ने उनको कैंपों में बसा दिया है वहां। वो वहां से अब निकलना चाह रहे हैं। कौन सी सरकारों ने बसा दिया है? अरे सर, अभी कौन सी सरकार है, ये क्या सवाल है? नहीं, सवाल इसलिए ना सर, 1990 से अब तक वो कैंप में ही रह रहे हैं जो रह रहे हैं। उनको अपने ही घरों से निकालकर रिफ्यूजी शब्द किसने दिया? फिर पुनर्स्थापित करने की बात किसने की? विजेंद्र, मैं फिर ये कह रहा हूं, ये बहुत, इसका कोई आसान सॉल्यूशन नहीं है। ये सतत चलता रहा है प्रोग्राम, और जो अभी भी कर लिया, देखिए मस्कुलर पॉलिसी से भी कुछ सर, कम से कम ये तो किया जा सकता है कि भड़काना बंद कर दिया जाए। सुन लीजिए, नहीं, ये तो होना चाहिए कि भड़काना बंद कर दिया जाए। वाजपेयी जी ने भी बहुत ईमानदारी से काश्मीरियत और इंसानियत की बात करके एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी। जी, भूलना नहीं चाहिए किसी को। तोड़ कौन रहा है? वो लाहौर भी गए थे, मुशर्रफ आगरा भी आए थे। जी, खास बात यह है, अब जो पाकिस्तान, और वो कौन से आतंकवादी थे जो जिनोसाइड के लिए सबसे प्रथम चेहरा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उसका जिक्र नहीं करेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं सिचुएशन, उसका जिक्र नहीं करना है। ये बातें कि वो दिल्ली के अंदर आकर प्रधानमंत्री आवास में मिलते हैं, इसका जिक्र नहीं करना है। यार विजेंद्र, अगर इस डिटेल में जाना है तो आप कमाल जाएंगे उधर, तो इधर भी आना पड़ेगा ना सर। कमाल की बात है, जो पीडीपी के साथ सरकार बना सकती है और 3 साल सरकार में रह सकते हैं जी, और जब देख लिया उन्होंने कि ये आग बहुत फैलेगी, तो छोड़ के दामन वहां से निकल ही आए। ठीक है, वो आपका फैसला है, लेकिन उसके बाद मेरे पास वक्त की कमी है। पंकज मीणा जी, ये बताइए, 1990 से 92, एक तरफ राम मंदिर का मामला और दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों का मामला। राम मंदिर के गर्भगृह की शिलान्यास रख दी गई है। जो कश्मीरी पंडित गए, उनको बसाने के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्या वो एजेंडे में नहीं था? नहीं, बिल्कुल एजेंडे में था। कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से ही एजेंडे में रहा है। तो क्यों नहीं हुआ? मैं फिर एक बार राम मंदिर के लिए सर, मेरी बात सुनिए, दर्द लगता है, दिल में दर्द होता है। जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो हर घर से चंदा लिया गया, सबने खुशी खुशी दिया, मैंने भी दिया। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए हर घर से चंदा क्यों नहीं लिया गया? अगर पैसों की कमी, बसाया जाता वहां पर, पूरा देश साथ होता। ये क्यों नहीं किया गया? 80,000 करोड़ दिए इन्होंने डेवलपमेंट के लिए। वहां 80,000 करोड़ रुपीज इन्होंने पहले दिए, 20,000 करोड़ रुपीज इस साल दिए। हमारे लिए कोई पैसा नहीं है। हमारी जो बराबरी है उसके लिए कोई पैसा, जो प्रताड़ित जी है, जो दंडित है, हाँ, जो सर, क्योंकि आप वोट बैंक का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा हो गए हैं। 30 साल जिन्होंने टेंट जो होते हैं ना, कपड़े के टेंटों में गुजारे, और बाद में कहीं जाके जो है 20 साल 22 साल के बाद वो जगती के वो एक कमरा दिया गया। ठीक है सर, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ विजय के परिजन सुरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं।
सुरेंद्र कुमार जी, शब्दों के जरिए भी मैं उस दर्द को साझा नहीं कर सकता जो आपके अंदर इस वक्त चल रहा होगा, लेकिन सर फिर भी सवाल करने की हिम्मत कर रहा हूं। जो कुछ घटा है उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं और क्या वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसके बाद? सुरेंद्र कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हो सकता है कि वो बात करने की स्थिति में ना हो, क्योंकि उस दर्द को सच में कोई अपने अंदर महसूस नहीं कर सकता जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया हो। पंकज मीणा जी, सर सियासत अपनी जगह है और जिंदगियां अपनी जगह है। जिंदगियों को सियासत के भेंट कब तक चढ़ाते रहेंगे? देखिए, एक बात तो तय है, जैसा अभी माननीय महाराज शाह जी भी कह रहे थे और दुनिया भी जानती है, तथ्य भी हमारे सबके सामने है, जब से मोदी सरकार आई है कश्मीर हमारा प्रायोरिटी का इशू रहा है। और प्रायोरिटी का इशू इसलिए रहा है क्योंकि हमको सबको दिखता है कि कैसे हमने 2020 के अंदर जो एक 60 साल से 70 साल से समस्या चल रही थी उसको धारा 370 को हटा के हमने इस इशू को रिजॉल्व करने के अंदर एक कदम आगे बढ़ाया जी। और न केवल हमने एक कदम आगे बढ़ाया, धारा 370 हटने के बाद से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या जो कोई ये भटके हुए नौजवान हैं, तथाकथित भटके हुए नौजवान हैं, अब उनको महसूस होने लगा है कि हमारा आखिरी समय आ गया है। तो निश्चित रूप से ये गतिविधियां उसी का असर है, परंतु आज ये नहीं कि कश्मीरी पंडितों को बसाने से पहले नहीं कह सकते कि हम वहां ट्रायल के बेस पर सबको डाला जा रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, विजय के परिजन हैं, कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए विजय। सुरेंद्र कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। सबसे पहले तो परिवार के लिए फर्स्ट इंडिया की संवेदनाएं, और मेरे पास शब्द नहीं है जिनके जरिए मैं आपके दर्द को साझा कर सकूं, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूं सर। क्या ये सियासत के शिकार विजय हो गए या आतंकवादियों के, और क्या अभी भी कश्मीर के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? लगभग हनुमानगढ़, गंगानगर 2 जिलों से 300 लड़के हैं जी। तो सभी लड़के यहाँ आए हुए थे और सभी का यही कहना था कि अब आज तो आपका विजय हुआ है जी, कल टारगेट पर हम भी आ सकते हैं जी। तो मेरी तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों से मांग, पुरजोर मांग है कि इनके प्रति गंभीरता से ले और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रत्येक बैंक में एक गनमैन जरूर रखे। वहाँ गनमैन होता, एक बैंक में एक गनमैन जरूर रखे, वहाँ गनमैन होता तो ये हादसा कभी नहीं होता। तो सर, क्या इस मांग को माना गया है? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सभी वहां से वापस आना चाहते हैं। प्रसाद हो जाता है सर। तो क्या इस मांग को माना गया? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बैग पैक हो रहे हैं, सब वापस आना चाहते हैं। सुरक्षा दी जाए, बिल्कुल सभी का लड़कों का यही कहना है कि हम भी वापिस आना चाहते हैं, कल को हम टारगेट हो सकते हैं। आपने सुना होगा राज्यपाल ने कहा कि सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे, तो केंद्र और राज्य कब लेके जाएंगे? टारगेट होने के बाद। जैसे विजय टारगेट हो गया उसी तरह दूसरा लड़का भी हो सकता है। पहले एक ब्राह्मणों की लड़की हो गई टारगेट है जी, टीचर थी। बिल्कुल सर। सर, विजय से आखिरी बार जब आपकी बात हुई हो, क्या विजय को डर लग रहा था? नहीं, विजय को महसूस नहीं था। विजय को ये पता नहीं था कि मैं टारगेट हो रहा हूँ क्या। बैंक वो ये बोल रहा था कि बैंक वालों पर नहीं हो रहा है, ये तो मिलिट्री वालों पर, पुलिस वालों पर पथराव वगैरह हो रहे हैं जी। मिलिट्री हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं, बैंक वाले सुरक्षित है, उसका ये भी कहना था। आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं सर विजय की हत्या के लिए? आतंकवादियों को या सियासतदानों को, नेताओं को? सियासतदान अगर समय रहते आगे होते तो विजय टारगेट नहीं हो पाता। जो अभी कश्मीर के अंदर रह रहे हैं सर, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो वापस आए या वहीं पर काम करें?
वो काम वहीं पे करे, केंद्र सरकार उनको सुरक्षा महसूस करवाए, सुरक्षा दे और उनका पूरा इंतजाम करे। सर मुमकिन है तो आप हमारे साथ बने रहिए। महाराज शाह जी, क्या वाकई में आपको भी ये लगता है कि जो कश्मीरी पंडित वहां पर हैं, जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से वहां जाकर नौकरी कर रहे हैं, उन सबके साथ एक गनमैन दे दिया जाए? क्योंकि अगर टारगेट किलिंग किसी को करनी है तो उसको सिर्फ 1 सेकंड चाहिए और वो 24 घंटे में से निकाल लेगा। मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। इसका जवाब क्योंकि बहुत अच्छा है। एक तो सबसे पहले जो इकोसिस्टम है, टेरर का एक इकोसिस्टम होता है, उसके जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसको पहचानना होता है जी। और ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है उस सपोर्ट सिस्टम को पहचानना। उसमें जितने भी पॉलिटिशियन उसने पिछले दिनों से बयान दिए हैं, वो सारा दोष जो है वो 370 की हटाने और 35A की हटाने को दिया है, वो इसमें पूरे इन्वॉल्व है। वो कंप्लीटली यही चाहते हैं जी। और उनको क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराते कोई? उनको क्यों नहीं जिम्मेदार? क्योंकि उन्होंने भड़काया है, उन्होंने शह दी है, उन्होंने सपोर्ट किया है इस चीज को। फिर वहां का लोकल जो सपोर्ट सिस्टम है वो जिम्मेदार है, फिर पॉलिटिशियन जिम्मेदार है क्योंकि वो एक दूसरे को दोष आरोपण करते हैं। उनको 1990 से यही काम रहा है, उन्होंने कभी इसका निवारण जो है सीरियसली एक तर्क मिला के नहीं किया है, जोड़ के नहीं किया है कि इस प्रॉब्लम को हमको कश्मीर से खत्म करना है जी। अब समय आ गया है सबको मिलके इसको सोच के इसको खत्म करना चाहिए। और इसके लिए पाकिस्तान से कोई वार्ता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है जी। इसके फैसले हम मिलजुल के ले सकते हैं, हमारा देश ले सकता है, हमारा कांग्रेस, हमारी बीजेपी, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलके ले सकती है इसके बारे में डिसीजन जी। इसके बारे की जरूरत नहीं है जैसे फारूक अब्दुल्ला और वो मुफ्ती और बाबा के लोग बोलते हैं। They will always toe the Pakistan line. We have not to toe the Pakistan line. जी। We have to take our own ठीक है। decisions. हमको अपने डिसीजन लेने। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका भी शुक्रिया, पंकज जी आपका भी शुक्रिया और सुरेंद्र कुमार जी आपका भी शुक्रिया, क्योंकि इतने मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ जुड़े, अपने दर्द को भी बयां किया और शब्दों के जरिए यह भी बताने की कोशिश की कि जो अभी कश्मीरी वहां बचे हैं, जो भारत के अलग हिस्सों से वहां जाकर नौकरी कर रहे हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन सिर्फ कह देने भर से स्वर्ग स्वर्ग नहीं हो जाता। वहां जो हो रहा है वो कश्मीरियों के अंदर, कश्मीरी पंडितों और गैर भारतीयों को जिस नजर से देखा जा रहा है और जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पलायन पार्ट 2 हो और हर कोई देखता रह जाए। नमस्कार।